हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, राजा और उनके राज्य। तो डियर ये इसका थर्ड पार्ट है, बाकी का 2 पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग का टॉपिक यहाँ से है चोल राज नज़दीक से एक नज़र, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा अफगानिस्तान के गजनी के बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान का गजनी का महमूद जो है एक ऐसा शासक था ना, जिसका नज़र जो रहता था सिर्फ, जिसका निशाना सिर्फ मंदिर पे रहता था। वो मंदिरों को लूटता था, ठीक है। वो 17 बार जो मंदिरों को लूटा है, और उसमें जो है आपका सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात का, वो भी शामिल है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चोल वंश जो है ये सत्ता पे कैसे आया था। तो देखिए, कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम एक प्रसिद्ध मुखिया का परिवार रहता था। वो कांचीपुरम के पल्लव राजा का जो थे माथंत थे। तो उय्यार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर, तो क्या किया, ये मुटियारों को हराकर क्या किया, डेल्टा पर अपना कब्जा कर लिया। और उसने वहाँ तंजाउर शहर और निशुप सुधनी देवी का मंदिर बनवाया। तो याद रखिएगा कि चोल वंश का प्राचीन मुखिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ये उड़ियर के चोल वंश थे। इसी ने क्या है, मुटियर पे क्या किया था, हमला किया था। और फिर वहाँ पे वो क्या बनाया था, तो तंजावुर शहर बनाया था। और निशुप सुदिनी देवी का जो है मंदिर बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। तो विजयालय के उत्तराधिकारी ने प्रोशी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र पर। तो ऐसे ही होता था ना कि अगर हम लोग किसी पे हमला करते थे और उसको जीत जाते थे, तो उसका जितना भी क्षेत्र था उसको अपने में हम लोग अपने में मिला लेते थे, फिर उस पर हमारा कब्जा हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज का हिस्सा बन गया था। तो राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक बना था, माना जाता है। तो याद रखिएगा, राज प्रथम, ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। और ये 985 में आपका राजा बना था, और इनसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन को भी पुनर्गठन किया था। और राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम था इसका पुत्र, ठीक है। उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो इसका जो बेटा था आपका राजेंद्र प्रथम, वो भी जो है इसी के रास्ते पे चला, और वो क्या किया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला कर दिया। और उसके लिए वो एक अभियान चलाया था, और इस अभियान के लिए वो एक जल सेना भी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का भव मंदिर और काश्य मूर्ति कला। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम। तो याद रखिएगा, तंजावुर है और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। जैसे कि आप ये मंदिर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है आपका चोल मंदिर। और ये जो है आपका मतलब कि जहाँ जैसे मंदिर रहता है ना, वो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर मंदिर के इस कारण जो है आपका पुरोहित आता है, जो माला लोग बेचते हैं, बावर्ची रहता है, ठीक है, संगीतकार रहते हैं, नर्तक रहते हैं। तो इस तरीके से वो क्या किया, एक तरह का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था काश्य। यहाँ पे ना काश्य प्रतिमाएं बनता था, रहता था। और काश्य प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा जो रहता था ना, आपका देवता का बनाया जाता था। लेकिन कभी कभी ये ना आपका मतलब जो भक्तों का भी बनाई जाती थी यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट है पॉइंट हम लोग का कृषि और सिंचाई। तो देखिए, चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए विकासों के माध्यम में भी संभव हुआ। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती, जिससे किनार मतलब पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। मतलब जब पानी जो रहता है बहता है ना, तो वो अपने साथ पानी बहा के ले आता है, सॉरी बालू बहा के लाता है। तो बालू जो है वो किनारे फेंक देता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी, जो बालू जो रहता है ना, उपजाऊ मिट्टी, वो जो रहता है उसके किनारे किनारे जमा हो जाता है। तो शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता ही मुहैया कराता है। तो ये जो मिट्टी रहती है, ये बहुत ही उपजाऊ रहती है, और साथ में पानी भी मिल जाता
जाता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे कृषि जो रहता है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुका था, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती हुई थी। ये तमिलनाडु का बात कर रहा है, यहाँ पहले से कृषि था, लेकिन जैसे ही आपका 5वीं 6ठी सदी आया ना, तो उसमें जो है और भी तेजी हो गई। और दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी तेजी से विकसित होने लगा, आपका नहर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद डेल्टा से रोकने की डेल्टा क्षेत्र को में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया जाने लगा, ठीक है। और साल में जो है मतलब कि 2 फसलें जो उगाई जाती थी। कई शहरों पे फसलों की सिंचाई जो है कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी और कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कुछ अन्य शहरों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने का विशाल सरोवर बनाए गए। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे जो है आपका डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। यानी आपका सिंचाई के कई माध्यम यहाँ पे मतलब कि स्टार्ट हो गया था। जैसे कि अगर हम लोग बारे बोले तो जो पानी की जो बरसात की जो पानी थी ना, उसको इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनाए गए थे। और इसके साथ साथ जो है आपका सिंचाई मतलब कि इलाकों में कुआं भी खोदा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मूर्ति है ना, ये चोल काश्य प्रतिमा है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में रोजाना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो देखिए, अगर हम लोग कृषि की बात करें तो ये सब काम के लिए, सिंचाई के लिए हमें हमेशा जो है संसाधन और श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है और इसका देखरेख की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है शासक और गाँव के जो रहने वाले थे वो लोग जो बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। नेक्स्ट आपका साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। देखिए, किसानों की बस्तियां को क्या कहते थे, उसमें उड़ कहते थे, ठीक है। और ये सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को हम लोग क्या कहा जाता था, नाडु कहा जाता था। ग्राम प्रसिद्ध और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुएंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अड़ियार प्रधान जैसे उपलब्धियां दी। तो ये देखिए, ये सब कुछ जो है उपलब्धि है, जैसे कि अड़ियार, ये एक तरह का उपलब्धि है। फिर मुएद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, यानी जो 3 राजा को अपनी सेवा दे रहा है उसको हम लोग मुएद वेलन कहते हैं। ये एक तरह का उपलब्धि है, ठीक है। और फिर अड़ियार, ये भी एक जिसको हम लोग प्रधान कहते हैं, ये भी एक तरह का जो है उपलब्धि है। यहाँ पे भूमि के प्रकार दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग किसी को दान में भूमि देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि चोल अभिलेखों में अभिलेख होता है, जिसमें कि तो अभिलेख तो जानते होंगे, जिसमें राजाओं के बारे में लिखा हुआ रहता था। तो उसमें वेलन वगाई क्या होता है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को हम लोग वेलन वगाई कहते हैं। ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मण को उपहार के रूप में जो भूमि दी जाती है। साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती है। देवदान या तिरुनमट्टी कनी, जो मंदिर के उपहार में दी गई जो भूमि होती है। और पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को जो भूमि दी जाती है दान में। तो ये सब कुछ नाम है, तो बस एक बार आप देख लीजिएगा। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय पे, तो हम इससे पहले भी पढ़ चुके कि ब्राह्मण को जो है किस तरीके से यहाँ पे मतलब कि भूमि जो है दान पे दी जाती थी। और ये इसका जिक्र जो है प्रशस्ति और अभिलेख दोनों में किया गया है। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामों की एक सभा द्वारा की जाती थी और ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक जो है काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर बयोरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों की संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। देखिए, नगरम जो है एक तरह का व्यापारी का नाम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नगरम क्या है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था।
था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां थी और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर सीमित के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो डियर यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख है। यानी ये याद रखिएगा, इस अभिलेख में क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इसमें ब्राह्मण का एक सभा का संगठन होता था और सिंचाई का जो कामकाज होता था, बाग बगीचा जो होता था, मंदिरों का जो देख रेख होता था ना, तो इसके लिए एक सभा और समिति बनाई गई थी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपका अभिलेख का नाम है तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त है ये अभिलेख। और इनमें सदस्यता के लिए, देखिए सदस्यता के लिए क्या किया जाता था ना कि इसमें छोटे छोटे टिकट बनाया जाता था। कैसे अभी हम लोग कागज़ में लिख देते हैं नाम और फिर उसको मिला देते हैं और फिर उसमें उठाते हैं, तो ठीक ऐसे ही जो है लोटरी सिस्टम जैसा किया जाता था। ठीक है, तो और जिसका नाम आता था वही उसका देख रेख किया करता था। तो ये चीज़ का उल्लेख जो है अभिलेख से हुआ है और अभिलेख जो है ये पाया गया है तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू में। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभिलेख और लिखित सामग्री। एक बार हम लोग बस इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि क्या है आपका उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता था। उसके पास अपना घर होना चाहिए था। उस जैसे कि अभी जो है अगर कोई ग्राम पंचायत बनना चाहता है तो उसका कुछ मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। उससे जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर कोई बनना चाहता है, ठीक है ना, इसी तरह कोई आपका लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसके कुछ आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसी तरह यहाँ भी कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे उसके पास एक घर होना चाहिए, उसका उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए, उसे वेदों की ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, ये भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ अभिलेखों के राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण देखिए। पेरिया पूर्णम जो है एक तरह का अभिलेख है जो कि 12वीं सदी की तमिल में है। ठीक है, इसमें क्या है आपका अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी झाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा पुलैया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुड़वा था जिसमें ओछी किस्म के पेशों में लगे खेतियार मजदूर रहते थे और चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे या मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे और छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चले रहे थे। मारुत पेड़ों की छाया में एक दूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगारे लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने फटीक से पहले तकरीफ पुलावा का बहुवचन को दिन के काम पे जाने की हाक लगाते हुए बाग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलैया स्त्री के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। देखिए मतलब कि हम लोग तो अभी तक जो बड़े बड़े जो पुरुष थे, जो राजा थे, जो रानी थे, उनके बारे में जो है अभिलेख में देखते आए हैं और प्रशस्ति में सुनते आए हैं, लेकिन जो छोटे मोटे जो गाँव के लोग थे उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है। तो ये जो है इसी गाँव में जो झोपड़ी में जो लोग रहते थे, जो वहाँ के बच्चे जो करते थे, जो अपने हाथों में मतलब कि बिल्ली को उठाए घूमते थे और जो है काम किया करती थी। और ठीक है, तो इस तरीके का जिक्र जो आपका पेरियापुरम में मिला है जो कि 12वीं शताब्दी की है और तमिल में लिखी गई है। ठीक है, तो डियर
यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम एक बार जो है पूरे मतलब कि पूरा चैप्टर को एक बार जो है फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी कोई भी क्वेरीज होगी ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।